अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीचर एजुकेशन। मैं हूँ रबिया। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इफ़ेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। आज हम डिस्कस करेंगे 6 ऐसी लर्निंग टेक्निक्स जिसकी मदद से हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेस प्रैक्टिस पे। स्पेस प्रैक्टिस इज़ ऑपोजिट टू क्रैमिंग। जैसे हम क्रैमिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में ये बिलीव करते हैं कि एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक को 5-6 घंटे एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेने को और नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपेयर हो के अगर आप अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं तो वो आपकी लर्निंग है। लेकिन इस तरह की लर्निंग में लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग नहीं होती। ये चीज़ आप ये टॉपिक भूल जाएंगे अगर आप उसको बस क्रैम करेंगे और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना याद किया हुआ टॉपिक ज़्यादा अरसे तक याद रखें तो फिर आपको अपनी लर्निंग को स्पेस करना होगा। हाउ कैन यू डू दिस? नाउ देयर इज़ अ सिंपल वे। अगर आप क्रैमिंग करने के लिए 5 घंटे एक ही टॉपिक को मुस्तकिल पढ़ते हैं, उसकी जगह आप एक हफ्ते में 5 दिन उसी चीज़ को 1-1 आवर डेली पढ़ सकते हैं। अगर आपने 5 डेज़ लिए, मंडे टू फ्राइडे आप 1-1 आवर पढ़ें रोज़ाना, वो बेहतर है इससे कि आप एक ही बार बैठकर 5 घंटे किसी चीज़ को पढ़ें। ये चीज़ आपको एक लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग देगी। डे 1, डे 2, डे 3 आप अपनी लर्निंग को डिवाइड करें। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग भी कहते हैं। When you space your learning, you take that same amount of study time that you use for cramming and spread it out across a much longer period of time. It is opposite to cramming. It will produce long-lasting learning, but please keep this in mind. स्पेस प्रैक्टिस करने से पहले आपको इसको प्लान करना पड़ेगा। प्री प्लान रखें, अपने 5 दिन का स्केड्यूल बनाएं और उतने ही टाइम के हिसाब से आप उस टॉपिक को पढ़ें, तो फिर आपकी जो लर्निंग होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। नेक्स्ट वी हैव रिट्रीवल प्रैक्टिस। रिट्रीवल प्रैक्टिस में हम ये कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हमने पढ़ी है, इट कुड बी अ लेक्चर और इट कुड बी द टॉपिक इन अ बुक, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम दोबारा से याद करने की कोशिश करें, अपनी मेमोरी में से रिट्रीव करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आज अपनी क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है जो मेरी टीचर ने एक्सप्लेन किया मुझे और मैंने उसकी रीडिंग भी कर ली है बुक से, तो थोड़ी देर बाद या फिर नेक्स्ट डे मैं उसको रिट्रीव करने के लिए उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकती हूँ। अगर मैंने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं तो फिर मैं और मेरे फ्रेंड्स साथ बैठकर क्वेश्चंस डिज़ाइन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और अपनी मेमोरी से उस कंटेंट को रिट्रीव करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये करने से आपको वो कंटेंट याद रहेगा और वो दोबारा भी रिट्रीवेबल होगा और ये लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में आपके चला जाएगा। Retrieval practice involves remembering what you had learned a while ago. This makes information more retrievable later as compared to simply studying. Simply notes को बार बार पढ़ने से हमें लगता है कि हमें वो चीज़ याद हो गई, लेकिन बेहतर है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और चीज़ों को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाएं ताकि आपको वो याद रहें। You can use practice questions. Write, draw everything you know about the topic और draw a concept map. अब उस चीज़ को रिट्रीव करके अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं, या इवन आप एक टाइमलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एलेबोरेशन। एलेबोरेशन वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट द टॉपिक दैट यू आर स्टडिंग। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके आइडियाज़ को आप एक लिस्ट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ एंड वाई दिस थिंग हैपेंड, या ये ऐसा है तो क्यों है। Elaboration involves making connections among ideas you are trying to learn and connecting the material to your own experience, memories and day-to-day life. Elaboration में आप connections को build करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी previous prior knowledge होती है उससे आप अपनी new knowledge को connect करते हैं about a particular topic or idea. Elaborative interrogation is a specific method of elaboration. Elaborative interrogation में आप कुछ questions को answer करने की कोशिश करते हैं कि what, why, how the things happened.
या फिर कोई टॉपिक है, आपको उसको और डिटेल में पढ़ना है, आपकी बुक में वो इनफ कंटेंट नहीं है, तो आप इंटरनेट पर उसको सर्च करते हैं और उसको डेप्थ में पढ़ते हैं. इन डिटेल स्टडी इज एलेबोरेटिव लर्निंग. You can make a list of ideas you need to learn from that particular topic and then go down the list and ask yourself questions about how these ideas work and why. तो how और why questions को आप आंसर करें और डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ें. ये आपकी elaborative learning है. Focusing on how and why about the ideas you are learning will help you integrate the new learning with the prior knowledge. अपनी prior knowledge से new learning को आप integrate करें और अपनी study को in depth रखें. By making connections about the ideas, you will be able to answer different questions asked in exams. बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर को ब्लेम करते हैं कि जो क्वेश्चंस आपने हमें क्लास में कराए वो एग्ज़ाम्स में नहीं थे. ऑफ कोर्स वो नहीं होंगे, क्योंकि आपको अगर वही क्वेश्चंस देने होते तो फिर असेसमेंट लेने का क्या फ़ायदा. तो इसके लिए हर तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उसकी प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे किसी भी टॉपिक की, देखिए एक बुक में कोई भी टॉपिक पूरी तरह से कवर नहीं होता, या कुछ बुक्स में होता है, कुछ बुक्स में नहीं होता. अगर आप चाहते हैं कि आप किसी टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ें और आप हर क्वेश्चन का आंसर देने के काबिल हो जाएं, तो आपको इस स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा. आपको हर तरह के क्वेश्चंस के लिए उसको स्टडी करना होगा. नेक्स्ट वी हैव ड्यूल कोडिंग. ड्यूल कोडिंग में हम अपने विजुअल्स को और वर्ड्स को एक साथ रखते हैं. जो भी आपने लेसन अगर क्लास में पढ़ा है तो आप उससे रिलेटेड विजुअल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, उनके साथ कुछ वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और या तो आप कॉन्सेप्ट मैप बना लें या कोई और कनेक्शन बना लें. इस तरह से आपको लर्न करना आसान हो जाता है. जैसे कि टाइमलाइन आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मैं जब हिस्ट्री पढ़ती थी अपने स्कूल में, तो मैं टाइमलाइन के साथ डिफरेंट पिक्चर्स उस पर ड्रॉ करती थी और कुछ वर्ड्स भी लिखती थी उन इवेंट्स के जो हुए होते थे उन ईयर्स में. तो इसी तरीके से आप भी डिफरेंट तरीके से विजुअल्स को और वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं ड्यूल कोडिंग टेक्निक को यूज़ करने के लिए. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक टाइमलाइन है, उसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं. अब कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं और कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, की इवेंट्स इन वर्ल्ड वॉर 2. उन इवेंट्स को याद करने के लिए ये तरीका बहुत बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखें और फिर उसको याद करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाए. ड्यूल कोडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग विजुअल मटेरियल विद वर्बल मटेरियल. अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन दो फॉर्मेट में होगी, विजुअल में और वर्ड्स में, तो उसको याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा. नाउ हर इंसान का याद करने का तरीका डिफरेंट होता है. हो सकता है आपको ये टेक्निक्स अच्छी लगती हो सकता है आप रिट्रीवल प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करना पसंद करते हो, या फिर आप स्पेस प्रैक्टिस को यूज़ करना चाहते हो. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लर्न करते हैं. गो थ्रू द मटीरियल एंड मेक विजुअल्स ऑन योर ओन. मटीरियल पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड आप विजुअल्स को खुद बनाएं, मैप्स बनाएं, और उससे आपको हेल्प आउट होगा बाद में याद रखने के लिए. अगर आपने एक बार विजुअल्स के साथ वर्ड्स को याद कर लिया तो बाद में आपके लिए उसको रिट्रीव करना आसान हो जाएगा. यूजिंग कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स. कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स यूज़ करना हमेशा क्लास में बेहतर होता है टीचर के लिए. वो एक एग्जाम्पल देती हैं और उससे कॉन्सेप्ट बच्चों तक पहुंच जाता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जब होते हैं तो बच्चे कभी कभार उसको डिफ़िकल्ट समझते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए. तो इट्स बेटर टू गिव कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, एंड एज अ लर्नर ऑल्सो यू कैन ट्राई टू फाइंड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट यू आर लर्निंग इन योर क्लास. Abstract ideas can be difficult to understand and hard to grasp. Abstract ideas, अगर आप कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा इस तरह से बताएंगे बच्चों को जो कि बिल्कुल ही उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो या उनको वो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उनके लिए उसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो एज अ टीचर भी आप अपनी क्लास में कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स लेकर जाएं, और एज अ लर्नर अगर आपको अपनी लर्निंग बेहतर करनी है तो आप अपने आसपास उस टॉपिक से, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स को ढूंढें. और जब आपको कोई एग्जाम्पल मिल जाए तो आप उसको अपने टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं और इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि आपकी एग्जाम्पल करेक्ट है या नहीं.
Moreover, human memory is designed to remember concrete information better than abstract information. Obviously, जब आप किसी को कोई भी concrete example देते हैं तो फ़ौरन से वो concept उसका student का clear हो जाता है. To clear an abstract idea, you need to solidify it in your mind. And you can do this by being specific and concrete. Next, we have interleaving. Interleaving is a process in which we do not study a topic for a longer period of time. Instead, we switch. अगर हम कोई चीज़ बहुत देर तक पढ़ते हैं तो रिसर्चर्स का ये मानना है कि वो हमें उतनी अच्छे से याद नहीं होती जितना अगर हम उसको बाद में पढ़ें. जैसे अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टाइम देना बेहतर है बनस्बत इसके कि हम एक टॉपिक को एक ही वक्त में बहुत देर देते हैं. When you want to study before exams, then it is better to practice interleaving. In this strategy, researchers suggest not to study one idea or a topic for a longer period of time. बहुत देर के लिए किसी चीज़ को पढ़ना हम समझते हैं कि बेहतर होगा हमारी लर्निंग के लिए, लेकिन ये बेहतर नहीं होता. हमें दूसरे टॉपिक पे भी स्विच करना चाहिए. अब ऐसा भी नहीं है कि हम बार बार स्विच करते रहें, हर 10 मिनट्स बाद हम टॉपिक्स को स्विच करें, इससे तो फिर लर्निंग होगी ही नहीं. लेकिन आप लर्न करें. 1 घंटा अगर आपने पढ़ रहा है एक टॉपिक को, तो आप 1 घंटे पढ़ने के बाद दूसरे टॉपिक पे चले जाएं. तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपको कब स्विच करना है, अदरवाइज आपके लिए वो भी प्रॉब्लम हो सकती है. स्विचिंग टू ऑफन कैन स्टार्ट लुकिंग मोर लाइक मल्टीटास्किंग. फिर आपके लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. आपको लगेगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, इधर भी आपको पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, सब कुछ कवर करना है, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इसलिए सही वक्त पर टॉपिक को स्विच करें. With this strategy, using retrieval practice elaboration to strengthen your concept. इस स्ट्रैटेजी के साथ आप रिट्रीवल प्रैक्टिस भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी पहले पढ़ी, जिसमें आप अपनी मेमोरी से रिट्रीव करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके की स्ट्रैटेजीज यूज़ करके, या फिर आप एलेबोरेशन को भी यूज़ कर सकते हैं. इनको साथ में यूज़ करने से आपकी लर्निंग और बेहतर हो सकती है. Thank you for watching this video. If you like it, then please share it with other people and please do subscribe to my channel. Thank you.